दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि जब हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो आपका टॉपिक वाइज थ्योरी यहाँ पर इस समय हम करवा रहे हैं। ये हमारी 10वीं लाइव क्लास है। 10वीं क्लास है, ऐसे में प्लेलिस्ट बना हुआ है केवीएस ईवीएस के नाम से। वहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप जब यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो भी आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हम आपको जानकारी दे दें, जब हम बात करते हैं प्रीवियस आपके लेक्चर को लेकर के, तो हम आपके बता रहे थे कि जो जो आपके संसाधन है, माफ़ी चाहेंगे साधन है, यातायात के साधनों की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तो एयरवेज़ की बात करें हम, चाहे वाटरवेज़ की बात करें हम, रोडवेज़ की बात करें और रेलवेज़ की बात करें, इन सभी के बारे में, चारों के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अबू धाबी की यात्रा, यहाँ से हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, एक एक चीज़ों को नोट करते चलिए सही तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि केवीएस की आपका सिलेबस जो है वो प्रिपेयर हो, तो यहाँ पर हमारे साथ में लास्ट तक ज़रूर रहिएगा। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। कहते हैं जब हम मध्य पूर्व एशिया की बात करते हैं तो ये हमें वहाँ देखने को मिलेगा। पेट्रोलियम का बड़ा उत्पादक देश है। पेट्रोलियम का आपका प्रोडक्शन को लेकर के बात करें तो यहाँ पर हमें ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। कहते हैं यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? दिरहम है। सीटेट में जो सवाल है आपका यहीं से पूछा जाता है। आपके ऑप्शन में एक में दिया हुआ था कि क्या यहाँ की मुद्रा दिरहम है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिरहम है नहीं है, वहाँ पर आपका मुद्रा में कुछ और मुद्रा अगर दे देते हैं तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मुद्रा यहाँ की क्या है? दिरहम। कहते हैं कि महत्व, जब हम बात करते हैं जल का महत्व पेट्रोलियम से भी अधिक है। इसके पीछे प्रमुख कारण जो है यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जहाँ पेट्रोलियम आसानी से मिल जाता है लेकिन जल जो है वो क्या है? दुर्लभ है। पेट्रोलियम तो बहुत आसानी से मिल जाता है, इसके जियोग्राफिकल एक लोकेशन होने के कारण, जो भी एक अच्छी लोकेशन होने के कारण। बट जब हम पानी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जैसे पेट्रोल वैसे वहाँ पर पानी। आगे चलते हैं। यहाँ धूल भरी तेज़ हवाएं चलती हैं। खजूर के पेड़ जो है वो बहुत पाए जाते हैं। भवन यहाँ के ऊंचे ऊंचे होते हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ देखने को मिलती हैं। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थार भी एक शुष्क और गर्म मरुस्थल है, जहाँ जल की उपलब्धता जो है बहुत ही कठिनाई से होती है। ये भी जानने की यहाँ पर हमें ज़रूरत है। लद्दाख जैसे स्थान पर भारत के शीत मरुस्थल पाए जाते हैं, जहाँ शुष्कता जो है वो अपने चरम पर होती है, जिसमें हवा में नमी नहीं के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, हवा में नमी नहीं है, शुष्क है, एरिड प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ह्यूमिड वाला कोई भी एनवायरमेंट नहीं होता है। इन दोनों शुष्कीय प्रदेशों में जो बारिश है वो काफ़ी कम होती है। बात कर लेते हैं अब टूरिज़्म को लेकर के। यहाँ पर पर्यटन क्या है आपका? कहते हैं जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं कि ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या खाली समय में आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। तो आप टूरिज़्म पर्यटक क्या है, पर्यटन क्यों आप ऐसे में करते हो? ठीक है, यहाँ पर पर्यटन होगा, पर्यटक हो गया है। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटक वह लोग होते हैं जो यात्रा करके अपनी सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में जाते हैं। अब जैसे यहाँ जब गर्मी होती है तो आप क्या करते हो? ठंडे प्रदेशों की तरफ रुख करते हो, ऐसे ही तो होता है ना। बिल्कुल, ये यात्रा मनोरंजन की बात करें हम, व्यापार के लिए भी होता है या और बाकी उद्देश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत पर्यटन के कुछ अन्य प्रकार भी शामिल हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। जैसे इको टूरिज़्म की इन्होंने बात की हुई है। इको टूरिज़्म का क्या मतलब है? दो शब्दों से मिलकर बना है, इको और टूरिज़्म, जिसका साधारण मतलब होता है पर्यावरणीय सामाजिक लाभ को पर्यटन के द्वारा अधिक से अधिक प्राप्त करना। अब यहाँ पर पर्यावरणीय सामाजिक लाभ, इकोलॉजी से, जो इकोसिस्टम से आपका जुड़ा हुआ हो, और ऐसे में उस लाभ को जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं, अधिक से अधिक उसे प्राप्त करना। इससे क्या होता है कि आंतरिक अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती है ना। जब हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं, आप कहीं ना कहीं जाओगे, वहाँ पर पैसा खर्चा करोगे। आप देखिए जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, एक नॉर्मल सी चीज़ आपको वहाँ पर 10 रुपये की चीज़ जो है वो आपको हो सकता है 12-15 रुपये, 20 रुपये तक में भी मिल सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम आपको बता दें यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं। इको टूरिज़्म में मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य की बात करें जिन्हें हम सेंचुरी बोलते हैं, उनको शामिल किया जाता है। वर्तमान में देश के भूभाग पर 103 राष्ट्रीय उद्यान है। ये इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि 103 अभी यही हैं या थोड़े से आगे बढ़े हैं। हम जब आगे बात करते हैं, भारत में जैव विविधता को संरक्षित और संवहित करने में इन उद्यानों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं, एक जो हमारा उद्देश्य, वो ऐसे में क्या करते हैं, ये जो उद्यान होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरिस्का की बात करें हम, रणथंभौर की बात करें यहाँ पर,
पेंच को लेकर के बात करें, पंचमढ़ी है, आदि कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं देश की जो हरित विरासत को जो है ऐसे में संभाले हुए हैं। आपसे कहते हैं जो माउंटेनियरिंग होता है, पर्वतारोहण की जब हम बात करते हैं तो आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है? कहते हैं खेल, शौक या पेशा। ध्यान दीजिएगा, जिस पर पर्वत पर चलना, लंबी पदयात्रा और आरोहण करना, आरोहण का मतलब होता है चढ़ाई करना, ये सारे शामिल होते हैं। तो पर्वतारोहण में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? या तो खेल के दौरान ये काम होता है, या आपका शौक हो सकता है कि आप जो है माउंटेनियरिंग करने जा रहे हो, या आपका पेशा हो सकता है ये चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पर्वत पर चलने की बात करें, लंबी पदयात्रा की बात करें, चढ़ाई को लेकर के बात करें, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। आपसे कहते हैं कि वैसे पर्वतारोहण की शुरुआत अविजित पर्वत शिखरों पर विजयपान की महत्वाकांक्षा के कारण हुई थी। अब ये अविजित मतलब जिन्हें जीता ना गया हो, विजयपान, अब ये समझिए कि वहाँ चढ़ करके ये बताना कि हम सबसे पहले यहाँ पर आए, सबसे पहले हम यहाँ पर पहुँचे। आगे कहते हैं पर्वतारोहण की कई विधियाँ प्रचलित हैं, जिसमें क्या क्या बोला है इन्होंने? अभियान, चढ़ाई और अल्पाइन जो पद्धति है वो प्रमुख है। आपसे यहाँ अल्पाइन प्रकार के आपके वन भी पाए जाते हैं, आपने बिल्कुल सुना होगा। पर्वतारोही अपने सामान और खाने को ढोने की कुली की बात करें, भारवाहक पशुओं और रसोइयों का ऐसे में यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि दल के साथ चलते हैं, एक दल के साथ में चलते हैं, विभिन्न शिविरों में वो ठहरते हैं। जब वो ऊपर पहुंचते हैं, ये करते हैं क्या, ये ऊपर जाने के लिए रस्सी का प्रयोग कर रहे होते हैं। जो पर्वतारोही हैं वो लंबे समय तक इस अभियान में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे का विशेष ख्याल रखते हैं। आपने देखा होगा कृत्रिम जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो भी अपने साथ में ये कैरी करके रखते हैं। तो यहीं से आपके सवाल बनते, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पर्वतारोही जो है वो अपने साथ साथ में किन किन चीज़ों को रख सकता है। मैं आपको जब यात्रा पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि उसमें अगर हम टिकट की बात करते हैं, रेलवे के टिकट की, तो उनमें कौन कौन से आपके जो पॉइंट्स हैं उसमें शामिल होते हैं, उसमें जो इंक्लूड होते हैं या छपे हुए होते हैं। तो यही सब सारी चीज़ें हैं जो आपको एक एक बिंदु, एक एक चीज़ें एनसीईआरटी के पॉइंट से, किताबों से उठा करके यहाँ पर जो है वो नोट्स में रखे गए हैं। इसीलिए एक दूसरे का ये विशेष ख्याल रख रहे होते हैं। बाकी कृत्रिम ऑक्सीजन की बात की हुई है। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगी। भारत का जो स्टेट है वो सिक्किम है, नेपाल आपका जो है वो दूसरा देश, और उसी के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा जब हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। इसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर जो है वो इसकी हमें ऊंचाई देखने को मिलेगी। कहाँ पे है ये माउंट एवरेस्ट? हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि हिमालय जो है वो कोई एक पर्वत नहीं है, वो एक पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज़। ये आपकी एक श्रेणी में फैला हुआ है, 5000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। सिंधु के गॉर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र कि जब हम गॉर्ज या घाटी तक बात करते हैं वहाँ तक आपका यह फैला हुआ है, ठीक है। कुछ इस दिशा में जब हम बात करते हैं आपका नॉर्थ में, ठीक है। और है क्या, ये पूरा एरिया जो यहाँ से यहाँ तक है पूरे नॉर्थ वाले का, वो 5000 किलोमीटर स्क्वायर है। इन्हीं पर्वत श्रृंखला में आपको जो है वो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ देखने को मिलती है। उन्हीं में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। आगे कहते हैं कि इस चोटी पर पर्वतारोहियों का दल प्रायः चढ़ाई करता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। और जब हम तिब्बत में बात करते हैं तो ये जो कोमोलुंगमा लिखा है ये आपका चोमोलुंगमा भी है, ठीक है। यही आपका, चूँकि अंग्रेजी में उसे लिखते हैं चोमोलुंगमा, तो सागर माथा नेपाल में बोलते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कह देते हैं। आगे क्या कहते हैं आपसे, अंतरिक्ष भ्रमण की बात की हुई है। यहाँ पर अगर हम स्पेस ट्रैवल की बात करें तो कहते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न समय पर अलग अलग टाइम पर स्पेस ट्रैवल जो है वो किया गया। इस क्रम में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आता है 1969 में, जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। सबसे पहले यूरी गैगरिन की बात की जाए तो अंतरिक्ष का भ्रमण किया था, लेकिन वह अंतरिक्ष में यान से बाहर नहीं निकले थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा पर कौन गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात कब गए? 1969 में। वर्ष 2003 में भारतीय अमेरिका की महिला कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष का भ्रमण किया, लेकिन वापस लौटते समय कोलंबिया यान की दुर्घटना जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। तो आप कल्पना चावला के बारे में बाकायदा चैप्टर भी दिए हुए हैं। आप छोटे जब हम क्लासेस की बात करते हैं वहाँ पर आपको मिलेगा, उसमें इनके बारे में बताया हुआ है। समय 2003 का था। वर्ष 2007 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ लगाई और अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का या चलने का रिकॉर्ड बनाया। तो सुनीता विलियम्स जी का भी नाम इसमें मेंशन किया है। आपसे मेटेओराइट की बात की है, जिसे हम उल्काश्म करके बोलते हैं। ये क्या है आपके? ये छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो धूल और गैसों से बने हुए होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर अगर हम घर्षण की बात करें, फ्रिक्शन के बाद वो चमकने लगते हैं।
आपने देखा होगा जो चमकते पिंड होते हैं कैसे चमकते हैं, फ्रिक्शन के कारण, आपस में रगड़ के कारण, घर्षण के कारण इनमें जो है चमक पैदा होती है। इनको ही हम उल्काश में या टूटा हुआ तारा बोलते हैं। आप कहते हो ना कि वो देखो किसी का प्राण निकला, उड़ के गया, बचपन में बोलते थे, अभी भी आप कहीं ना कहीं ऐसे सुनते होंगे ऐसे में, है ना, कि वो आया और सट्ट से ऐसे उड़ करके गया, आपने बोला किसी का जान निकल के गया, देखो कोई मर गया, ऐसे में ऐसे आप चीज़ों को करते हैं। कभी कभी आप करते हो टूटता तारा, चलो आओ विश मांग लेते हैं, इच्छा मांग लेते हैं अपनी, यानी इच्छा पूर्ति हो जाए हमारी, जो भी हमारी इच्छाएं हैं ऐसे में, है जो इच्छा मांग लेते हैं, मतलब जो आपकी डिमांड्स है वो आप मांग लेते हैं। फिर कहते हैं आपसे अंतरिक्ष में जल बुलबुले के रूप में होता है जो हवा में तैरते रहते हैं। इनका उपयोग चेहरा साफ करने में किया जाता है। पानी के बुलबुले को पकड़कर चेहरा जो है वो गीला करते हैं और बाद में साफ कर लिया जाता है। अंतरिक्ष में कागज आदि को सामान्य रूप से नहीं रखा जा सकता, अपितु अंतरिक्ष यान की दीवार से चिपका कर रखा जाता है। आप जानते हो वहाँ पर ग्रेविटी है नहीं, यही सब कारण है कि कुछ इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को तैरती हुई, वहाँ पर उड़ती हुई देखने को मिलेंगी। आपसे आगे क्या कहते हैं, चंद्रमा की सतह है और उनकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सतह का बहुत कम भाग जो है वो समतल है, कहीं पर गहरे हमको ज्वालामुखी मिलेंगे तो कहीं ऊंचे ऊंचे हमें पहाड़ देखने को मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कहते हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले गुरुत्व का 1/6 भाग जो है वो गुरुत्व पाया जाता है। आप कहते हो ना कि यहाँ पर वेट अगर आदमी का 10 किलो है तो वहाँ कितना होगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है, चंद्रमा पर। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। अतः चंद्रमा पर गुरुत्व तो है लेकिन हमें ऐसे में वाटर यानी पानी जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। आगे आपसे क्या कहते हैं, मतलब गुरुत्व है लेकिन वो कम है, यही बताया गया है। विभिन्न यात्री में यहाँ पर देखिए आपसे कहते हैं कि प्राचीन काल से ही विदेशी यात्रियों का आगमन जो है वो होता रहा है, जिन्होंने भारत पर भ्रमण किया, और उन्हीं के बारे में कुछ यहाँ पर विशेष बातें जो है वो बताई गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में, तो इन दोनों को याद रखिएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इनकी बुक का नाम इंडिका है। कहते हैं इन्होंने भारतीय समाज के विषय में बताया। मेगास्थनीज कहाँ का था, यूनान का था। फिर आती है फाहियान की बात। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, ये चीनी बौद्ध भिक्षुक था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आए। यहाँ पर तत्कालीन भारत की जो सोशल, जो रिलीजियस, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बारे में इन्होंने अपनी किताब में चर्चा की। हर्षवर्धन की बात करें तो वैनसॉन्ग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आपसे कहते हैं इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी स्टडी थी उसको कंप्लीट किया। चीनी मूल का बौद्ध भिक्षुक था। तो आपने देखा फाहियान और वैनसांग, ये दोनों कहाँ से थे, ये दोनों चीन से थे। और यूनान की बात करें तो मेगास्थनीज जो है वो यूनान से आया था। पुस्तक का नाम CU की है। यहाँ पर इसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किनको, जब हम वैनसॉन्ग की बात करते हैं, इनकी पुस्तक का नाम भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे है अलबरूनी की बात की गई है। अलबरूनी जो है वो महमूद गजनी के साथ में भारत आया था। मूल रूप से उज्बेकिस्तान का निवासी था। अगर इन पुस्तकों को लेकर के बात करें कि तो तहकीक हिंद और किताबुल हिंद, ये इसकी पुस्तक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के तालाबों के विषय में खासकर जो है वो जानकारी दी है। फिर बात आती है इब्न बतूता की। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम MBT करके बोल देते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। इसे काजी के पद पर जो है नियुक्त किया गया। अपने अनुभवों से अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेहला। कई बार किताब में पूछा जाता है, आपका GK GS में भी क्वेश्चन बनता है, इब्न बतूता की पुस्तक, ये रेहला किसकी पुस्तक है। वास्को डी गामा की बात करें तो पुर्तगाली नाविक था। 1498 में इसने, जब हम कालीकट, जिसे हम अभी केरल के नाम से जानते हैं, राजा जमूरिन ने इसका स्वागत किया था। और 1498 मई 1498 में ये जो है वहाँ पर समुद्री मार्ग से भारत पहुँचा था। फिर है यहाँ पर बारबोसा का नाम लिखा हुआ है, डुआर्ट बारबोसा और डोमिंगो पायस, ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे जो दक्षिण के विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे। तो ये बाकी सारे तो आपने पॉइंट सुने होंगे, 7वां पॉइंट आपके लिए संभव है कि नया हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे आपसे ऊर्जा के स्रोत के बारे में बोला हुआ है कि ऊर्जा के यहाँ पर कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। तो लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल बोला है, सूर्य बोला हुआ है, पवन, जल, ये सारे के सारे सोर्सेज हैं। मतलब क्या सोर्सेज, ये ऐसे सोर्स हैं जिनसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा के स्रोतों में नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जिन्हें हम लोग परंपरागत, गैर परंपरागत भी बोल देते हैं, उसमें इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। बात आती है कोयला की, तो ये परंपरागत स्रोत में हमें देखने को मिलेगा।
मतलब कुछ ऐसा है ये कि भैया आज है एक भंडार है, वो सीमित भंडार खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा। आप समझ रहे हैं, जैसे सूर्य है वो आपका सीमित भंडार, क्या जितनी मर्जी उतनी एनर्जी यूज़ करूँ, वो आपका क्या चलता रहा, वो आपका चलता रहेगा। रिन्यूएबल सोर्स, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, जो नवीकरण होता रहे, जो एकदम से रिन्यू होता रहे, ख़त्म नहीं हो। पृथ्वी की भूपर्पटी में वनस्पतियों के दबने से क्या होता है, कुछ इस तरीके से इनका कोयले का निर्माण होता है। कोयले के मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ इसके घटक में, तो हमें कार्बन देखने को मिलेगा, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है। आगे इसका उपयोग ताप घरों में बिजली उत्पादन, कोक है, कोलतार आदि के निर्माण में हमें देखने को मिलता है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में जो है यहाँ पर बताया हुआ है, वेस्ट बंगाल, झारखंड जो है वो प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य में हमें देखने को मिलेंगे। पेट्रोलियम की बात आती है, पेट्रोलियम में आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, मतलब ये भी एक दिन ऐसे में ख़त्म हो सकता है, ख़त्म हो जाएगा। इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर वनस्पतियों की बात करें हम, ठीक है, यानी फ्लोरा की और फौना दोनों के दबने से ही होता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल के साथ साथ प्लास्टिक, डामर की बात करें, पेंट है आपका, ड्राई क्लीनिंग में भी हम पेट्रोल को यूज़ में लेकर के आते हैं। ये गाढ़े रंग का काला और बदबूदार पदार्थ आपको देखने को मिलेगा होता है, और इसके कई उत्पाद होते हैं, जैसे मोम की बात करें, स्नेहक है, डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, गैस है। तो उत्पाद मतलब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं हम। तो आपके दिमाग में तुरंत आता होगा, अच्छा इसका मतलब केवल पेट्रोल के बारे में बात की जा रही है। नहीं, इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कई सारी चीज़ें आती हैं। पेट्रोल आता है, डीजल आता है, स्नेहक, मोम हो गया, तेल हो गया, घासलेट जिसे बोलते हैं, मिट्टी का तेल मतलब, और गैसेस। फिर बात आती है प्राकृतिक गैस, जिसे हम नेचुरल गैस बोलते हैं। तेल के कुओं से ही ये जो नेचुरल गैस है वो निकलती है। मुख्य इसका जो संघटक है वो मीथेन होता है। यहाँ पर कहते हैं आपसे CH4 बोलते हो। निम्न दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, एक आपका LPG होता है, जिसे हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। सामान्य दाब पर द्रवित की गई गैस होती है। इसका मुख्य संघटक जो है वो ब्यूटेन होता है, रंगहीन और गंधहीन होता है। इसके रिसाव को हम पता लगाने के लिए इसमें एथिल मरकेप्टन नाम का यौगिक मिलाते हैं। आप देखिए, जो LPG गैस आपके घर में आती है खाना बनाने के लिए, तो आप देखिए जब उसमें कभी लीकेज होगा तो उसमें गंध आएगी, तो वो चीज़ क्या है, एथिल मरकेप्टन उसमें जो है वो मिला हुआ होता है, इसीलिए वो गंध आती है। और ऐसे में आप सचेत हो जाते हो और आप उसे चेक करते हो, या आप उसमें सावधानियां बरतने की कोशिश करने लगते हो। यहाँ पर फिर आता है CNG गैस। आप देखे होंगे जब हम बात करते हैं आपके वाहनों को लेकर के, है नहीं, ऑटो टैक्सी की बात करें तो उसमें आपका CNG, कार की बात करें तो उसमें यूज़ में इस समय आपका काफ़ी किया जाता है। तो अति उच्च दाब पर, ये सामान्य दाब पर द्रवित की गई है, और ये अति उच्च दाब पर जो है दबाने के परिणाम स्वरूप जो है, इसीलिए संपीड़ित बोला हुआ है। कंप्रेस का मतलब क्या हुआ, जो ज़्यादा दबाने के बाद मिले हमें, ठीक है। इसका मुख्य संघटक जो है वो मीथेन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर ब्यूटेन है LPG में, और यहाँ पर आपको मीथेन मिल रहा है। इसका उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, कहते हैं कि इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। आगे आपसे क्या बोलते हैं, जरा यहाँ पर देखिएगा, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है आपका। तो नदियों के जल को जो है, ऐसे में नदियों का जल जो है वो बांध बनाकर उसे इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद जल को ऊंचाई से गिरा करके दाब की सहायता से हम टरबाइन चलाते हैं, जिससे विद्युत जो है वो उत्पन्न होती है। तो ये भी जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट आप देखिएगा, समय समय पर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उद्घाटन आपको देखने को मिलता होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करिए, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जल विद्युत परियोजना से पर्यावरण संतुलन और पुनर्वास की समस्या भी आती है। आप देखिएगा यहाँ पर पानी को आपने रोक दिया, ऐसे में क्या होगा, समस्या तो पैदा होगी ही होगी। ऐसे में आपने अगर वहाँ पर कहीं भी टरबाइन बना रहे हो, आप बांध बना रहे हो, तो पुनर्वास, फिर से लोग वहाँ से हट करके कहीं तो रहेंगे जा करके, क्योंकि आसपास बाढ़ की संभावना भी बनी रहती है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की बात करें तो इसमें प्रकाश ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही होती है। यहाँ पर ये सौर सेल की बात करें तो सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं जो सौर सेल होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। कारण ये है, वर्ष भर तापमान यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा होता है। जब तापमान ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हम आराम से जो है सोलर एनर्जी को यूज़ में अपने ला सकते हैं। विंड एनर्जी की बात करें तो पवन को गति से टरबाइन को गतिशील बना करके जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, यहाँ पर ऊर्जा है, ये ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पवन की गति 20 किलोमीटर पर आर होती है, वहाँ पर बहुत ही आसानी से विद्युत जो है वो हम प्राप्त करते हैं। किससे? पवन ऊर्जा से, विंड एनर्जी से। तमिलनाडु वगैरह रीजन को देखिए आप, जो है सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी में आपसे क्या कहते हैं,
पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल स्रोतों से भूतापीय ऊर्जा जो है वो हमें प्राप्त होती है। इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, मणिकर्ण और कश्मीर की जो पूगा घाटी है वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा जो है वो उत्पन्न की जाती है। टाइडल एनर्जी या टिडल एनर्जी, जिसे हम ज्वारीय ऊर्जा वो कहते हैं, यह मुख्यतः समुद्र में आए ज्वार भाटे के कारण जल के ऊपर उठने व नीचे गिरने के दौरान टरबाइन चला करके उत्पन्न की जाती है। तो उठते हुए जल को ज्वार और गिरते हुए जल को हम भाटा बोलते हैं। टाइड और एब, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रदूषण मुक्त होता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में हमें ये देखने को मिलेगा। बायोगैस की बात कर लेते हैं। बायोगैस में क्या होता है, जैविक अपशिष्ट, गोबर है, घरेलू अपशिष्ट, इन सब से मिल करके बनाई जाती है। इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैसेस जो है वो निकल रही होती हैं और खाना बनाने में इनका हम उपयोग करते हैं। बात आती है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के, तो यूरेनियम और थोरियम धातुओं के नाभिकीय विखंडन के द्वारा ये ऊर्जा प्राप्त होती है। अत्यधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है और इसे हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में शामिल करते हैं। यहाँ पर एक सवाल आप सभी से है कि सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया या नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से प्राप्त हो रही है। आप सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किससे होती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपसे यहाँ पर बात की है बायोडीजल को लेकर के, तो करकास की बात करें, पॉनगोम या जैट्रोफा जिसे हम रतनजोत कहते हैं, उनके बीजों से प्राप्त किया जाता है बायोडीजल। देश का जो पहला बायोडीजल संयंत्र था वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया। ये सीटेट में सवाल आपका पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहीं से बीच से निकल करके आते हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। परंपरागत गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें तो वो क्या क्या होते हैं वो आपने बहुत अच्छे से, उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही। हम एक और सेशन में आगे जब बढ़ेंगे तो वायु प्रदूषण को लेकर के पढ़ेंगे। अभी हम जल प्रदूषण और उसके बाद जितनी भी आपकी चीज़ें थी उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो भी बताइएगा। एक सवाल पूछा है उसका जवाब कमेंट में ज़रूर देना। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।